सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज हम लोग का रहने वाला है इस वीक का पहला लेक्चर एंड इन द सीरीज ऑफ लेक्चर नंबर 10 रहने वाला है PYQ सीरीज पार्ट 4 का। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ में हो सकता है इको वगैरह हो रहा हो आई थिंक, लेकिन थोड़ा सा गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, वॉइस प्रॉपर है। और भाई तुम लोग सुधर जाओ, ये हैं। अभी हम देख रहे थे कोई लिख रहा था कि मैं कानपुर से ही हूँ और आज सर के बेटे का मुंडन है, इसलिए सर ने आज क्लास 9 बजे का किया है। पहले बेटा शादी तो होने दो। वो भी तुम लोग रोज़ करवा रहे थे, हम देखते हैं, है ना। जब लेट हो तो सर की आज सगाई है, सर की आज शादी है। सही बता रहे, किसी दिन अगर तुम मिल गए ना, हमें पता चल गया कि वो तुम ही हो, ठीक है। अभी हम देख रहे थे, है ना। अगर हमें पता चल गया कि ये तुम ही हो जो इस तरह की बातें किया करते थे, सही बता रहे वहीं पे रोड से मारते हुए घर लाएंगे, ध्यान रखना। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। और आज 9 AM पे, हाँ थोड़ा सा वही है कि इमरजेंसी वर्क था, तो मैंने ब्रेक ना लेने का मतलब, एक तो मेरे पास ऑप्शन था, तो ब्रेक ले लूँ, ठीक है, या तो मैं आपकी क्लास को 9 AM पे शेड्यूल कर दूँ। क्या ये परमानेंट है? परमानेंट नहीं है, सिर्फ आज के लिए है। या फिर कभी अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता देता हूँ एक दिन पहले ही, जैसे कि मैंने आपको कल जो हुआ था हम लोगों का IRS का सेशन, उसमें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, हाँ जी इको कर रहा है इको तो कर रहा होगा, थोड़ा सा इको कर रहा होगा बस। हाँ, ओही ओही करो पहले। चलो भाई, तो ओही ओही नहीं करेंगे, लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ मेनी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रेसाइडिंग विद इन द स्टेट? राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य 3 वर्ष के अनुभव वाले तथा राज्यों में रहने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं? 1/6, 1/12, 1/4 या फिर 1/3? अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है? तो जिस तरह पार्लियामेंट में, जिस तरह से संसद में, पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है ना। इसके बारे में अभी मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया है, लोकसभा राज्यसभा कितनी मेंबरशिप और किस तरह से। ठीक है, अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि जो पार्लियामेंट होता है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यानी कि देश का राष्ट्रपति। इसको मैं कुछ पिरामिड बना के, ठीक है, पिरामिड बना के, वॉइस ज़्यादा तो इको नहीं कर रहा है ना? अगर ज़्यादा इको कर रहा हो तो बताओ फिर। अच्छा, स्लाइड विजिबल नहीं है, ओके ओके, एक सेकेंड। पहले बताना चाहिए था, शांति से बैठे हुए हैं, जब क्लास शुरू हो गई तब बता रहे हैं कि डिस्प्ले नॉट विजिबल है। ऐसे कैसे चलेगा? अभी देखो विजिबल होगी, ठीक है, अभी विजिबल होगी। एक बार कंफर्म करेंगे। एंड वॉइस ज़्यादा तो इको नहीं कर रही है। एक सेकंड, अभी देखो, बताओ विजिबल है सारी चीज़ें? ठीक है, अभी सारी चीज़ें विजिबल होंगी। राइट, ओके सर, ऑल राइट, नो इको। ठीक है, तो जिस तरह से हमारा पार्लियामेंट होता है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। कोई लिख रहा था आप, ठीक है। तो जिस तरह से हमारा पार्लियामेंट होता है, एंड पार्लियामेंट में लोअर हाउस होता है लोकसभा, ठीक है, पार्लियामेंट में होता है एक लोअर हाउस
इसको लोकसभा बोलते हैं। एक होता है अपर हाउस जिसको कि हम राज्यसभा बोलते हैं, एंड इसके ऊपर बैठता है प्रेसिडेंट। सबसे ऊपर मैंने प्रेसिडेंट को, ये पिरामिड कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नहीं है, ठीक है। ये हम समझने के लिए इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि जो हमारा लोअर हाउस होता है, दैट इज़ जो निचला सदन होता है, उसको हम लोकसभा बोलते हैं। जो अपर हाउस होता है, जो उच्च सदन होता है, ठीक है, जो अपर हाउस होता है उसको हम राज्यसभा बोलते हैं। एंड प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये इंटीग्रल पार्ट क्यों होता है पार्लियामेंट का? क्योंकि कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के। बिना प्रेसिडेंट जब तक एसेंट नहीं देगा, सहमति नहीं देगा, तब तक कोई बिल एक्ट नहीं बनेगा। इसी तरह से सेम तरह से हमारे स्टेट्स में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, और सबसे ऊपर गवर्नर यानी राज्यपाल। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली आपका लोअर हाउस हो जाएगा, निचला सदन। लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा आपका अपर हाउस यानी कि उच्च सदन, और राज्यपाल भी एक इंटीग्रल अभिन्न अंग होगा इस पूरे स्टेट लेजिस्लेचर का, राज्य के विधानमंडल का, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर का एक अभिन्न हिस्सा। और क्यों है? जैसे सेम लॉजिक जो प्रेसिडेंट के लिए जाता है वही सेम गवर्नर के लिए जाता है। अब बात यह है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो सारे स्टेट्स में है, ठीक है, ऑल स्टेट्स प्लस 2 यूटीज़, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। वो कौन से 2 यूटीज़ हैं? एक तो दिल्ली है और हमारा दूसरा पुडुचेरी है, दिल्ली और पुडुचेरी। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, विधान परिषद की बात करें, हर राज्य में नहीं। और एक चीज़, अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में चुनाव है और चुनाव के बाद वहाँ पे भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो यूटी में तो किसी में नहीं है, केंद्र शासित प्रदेशों में। स्टेट की बात करें तो स्टेट्स मात्र 6 हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं उसको हम कबूतम से याद करते हैं, KABUTM। के से है कर्नाटक, ए से है आंध्र प्रदेश, बी से है बिहार, यू से है उत्तर प्रदेश, टी से तमिलनाडु नहीं है, बस ये ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। टी से तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना है। और एम से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। तो ये सारे स्टेट्स में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है। जहाँ जहाँ विधान परिषद है जिन भी स्टेट में, उन स्टेट्स को हम बोलते हैं कि वहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई का मतलब क्या होता है? 2। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहाँ पे, दैट इज़ द्विसदनीय विधानमंडल है। और जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे यूनी कैमरल लेजिस्लेचर, दैट इज़ एक सदन है वहाँ पे, और वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, जब हम विधानसभा की बात करते हैं तो ये आर्टिकल नंबर 170 में है, अनुच्छेद नंबर 170 में। और जब विधान परिषद की बात करते हैं तो ये आर्टिकल नंबर 169 में है, 169 में, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का हम कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। किसका कॉम्पोजिशन किस तरह से होता है, कितने लोग इसमें कहाँ से आते हैं। तो जिस तरह राज्यसभा है अपर हाउस पार्लियामेंट का, उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल है अपर हाउस कहाँ का? स्टेट लेजिस्लेचर का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा पहली बात तो, एंड दैट इज़, कॉम्पोजिशन पढ़ने से भी पहले वो चीज़ ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दैट इज़ जो विधान परिषद है, ये कौन क्रिएट या एबॉलिश करता है? किसके पास पावर है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकता है या फिर अबॉलिश कर सकता है? ये पावर है हमारा पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट यानी जो संसद है वो इस काम को साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता है। साधारण बहुमत ही सिर्फ लगता है उसमें। लेकिन अगर स्टेट को, किसी राज्य को विधान परिषद चाहिए, क्यों चाहिए होती है? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली से काम नहीं संभल रहा होता है सिर्फ, तो वो स्टेट अपने स्टेट लेजिस्लेचर में उसको स्पेशल मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत से उस बिल को पारित करना होता है। पारित कर दिया तो ऐसा नहीं कि विधान परिषद क्रिएट हो गई ना, वो बस एक आपने पार्लियामेंट को सिग्नल भेजा है कि प्लीज़ हमारे लिए भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर दीजिए। और वो क्रिएट कैसे करेंगे? सिंपल मेजॉरिटी से, यानी कि इसको अमेंडमेंट हम अंडर आर्टिकल नंबर 368 नहीं डील करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 विच इज़ गिवन इन द पार्ट नंबर 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सिर्फ 2 तरह के अमेंडमेंट आते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी
प्लस स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। तो इसको नहीं डील किया जाएगा अमेंडमेंट। अब इसके हम कॉम्पोजिशन पे आते हैं कि और रिसेंटली वेस्ट बंगाल सबसे जो लेटेस्ट स्टेट है, 2022 में इसने वेस्ट बंगाल में पारित किया था अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कि पार्लियामेंट से एक तरह से अनुग्रह किया था कि हमारे लिए भी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से उनको पास करवाना होता है। अब इसके हम कॉम्पोजिशन के बारे में समझेंगे कि इसका कॉम्पोजिशन किस तरह से होता है, कौन कौन लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में कहाँ से चुन के आते हैं। तो जैसे कि राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, नहीं कि डायरेक्टली लोग राज्यसभा के लिए इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। सिर्फ हम लोकसभा के लिए, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोअर हाउसेज होते हैं उनमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अपर हाउसेज में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे? जिस तरह से प्रेसिडेंट का मैंने आपको बताया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय मत। अब देखो कहाँ कहाँ से कौन कौन आता है, ऐसे लिखो 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, कितना बच गया? घड़ी तो लगाओ अपनी, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, 1/12 हो गया, 1/12 हो गया। कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% का मतलब 1। जरा बताओ कितना बचा? तो 1/3 कहाँ से आते हैं? ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा हैं, वहाँ के लोग चुन के भेजते हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। 1/3 कहाँ से आते हैं? जो लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे कि जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह हैं, वो लोग चुन के भेजती हैं 1/3। 1/12 हैं, 1/12 जो ग्रेजुएट्स होते हैं एटलीस्ट 3 साल के, वो लोग चुन के भेजते हैं। और 1/12 जो टीचर्स होते हैं एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल या फिर उससे ऊपर लेवल के, जो एटलीस्ट 3 साल तक रहे हों टीचर, तो वो 1/12 मेंबर्स वो चुन के भेजते हैं उस पर्टिकुलर राज्य में की जो विधान परिषद है। बच गया 1/6, 1/6। ये सारे होते हैं इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित, और जो बच गए 1/6 ये होते हैं नॉमिनेटेड, नामित किया जाता है। कौन करता है? नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, यानी कि जो राज्यपाल जी होते हैं उस राज्य के, वो उनको नामित करते हैं। किस फील्ड में पूछ ले अगर तो लिसैस, लिटरेचर यानी साहित्य, साइंस यानी विज्ञान, लिटरेचर लिसैस ऐसे करके याद करेंगे। ठीक है, आर्ट यानी कला, एंड सोशल सर्विस। इन्हीं ग्राउंड्स में जो प्रेसिडेंट होता है वो भी राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाएगी, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी ये भी ग्राउंड है नॉमिनेशन का इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो गवर्नर के पास अवेलेबल होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ग्राउंड में भी जो है, कोऑपरेटिव्स में भी नॉमिनेट कर सकता है गवर्नर, जो कि प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, वो सिर्फ लिसैस में कर सकता है। तो लिसैस याद कर रखेंगे आप, और यहाँ पे लिसैस प्लस कोऑपरेटिव हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years 1/12, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और बच गया 1/6। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, सभी को समझ में आया पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल वाला पूरा जो प्रकरण था? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंसस 2011 के अनुसार व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज़, गांव में। और एक चीज़, अब क्योंकि एक चीज़ से मैं बता देता हूँ, चलो ये तो बाद में बताएं क्या, अब बात आई है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का देख लो कि इसकी मैक्सिमम जो मेंबरशिप है वो डिपेंड करती है लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप पे, यानी कि 1/3 ऑफ LA होती है। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लेते हैं उस राज्य के 300 लोग हैं विधानसभा में, तो विधान परिषद में 1/3 यानी 100 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम मेंबरशिप डिपेंड कर रही है लेजिस्लेटिव असेंबली पे। और मिनिमम मेंबरशिप कितनी होती है? न्यूनतम कितने लोग? न्यूनतम मिनिमम 40। लेजिस्लेटिव असेंबली का अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, जानबूझ के, जब लोकसभा राज्यसभा को डिटेल में पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे जो है कुछ एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना रहेगा वहाँ पे, तब वहाँ पे बताऊँगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 क्या है परसेंटेज बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज़? तो पॉवर्टी की बात करें तो ओवरऑल ये बात कर रहा है 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो ओवरऑल तो 21.9%, एकदम इसको भी रट के रखिएगा। टोटल अगर पूछ ले, अब इसमें अगर रूरल और अर्बन डिवाइड पे ये बात कर ले तो रूरल में इंडिया की है 25.7% और अर्बन में है 13.7%। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। पॉवर्टी का जो सबसे पहला एस्टिमेशन है, फर्स्ट एस्टिमेशन जो किसी ने अगर दिया, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो वो दादा भाई नौरोजी जी ने दिया। दादा भाई नौरोजी जी ने, नौरोजी जी की रिगार्डिंग हमने और क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं कि इन्होंने
जो पारसी कम्युनिटी के लिए रस्त गोफ्तार करके न्यूज़पेपर निकाला, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं आपको इंटेंशनली पॉवर्टी की जो डिफरेंट कमिटीज़ हैं, तेंदुलकर, रंगराजन और ये सब, ठीक है, दांडेकर और रथ, ये सब अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो रस्त वो भी देखेंगे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी नहीं। रस्त गोफ्तार हो गई प्लस, और हमने क्या पढ़ा था, रहनुमाई मजदैन सभा, रहनुमाई मजदान सभा इन्होंने बनाई थी SS बंगाली और फुरदौनजी नौरोजी की के साथ मिलके 1851 में, ठीक है। एंड इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन। और इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी है, जिसमें कि इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि इन्होंने ड्रेन थ्योरी की चर्चा करी है, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने ड्रेन किया है हमारी वेल्थ को इंडिया से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हुम डिड कर्जन इंटरेस्ट एज आर्किटेक्ट फॉर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। किसने, क्योंकि कर्जन जो था ये हमें पता है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसने क्या क्या हरकतें करी थी। तो सबसे बड़ी इसकी हरकत तो थी बंगाल का पार्टीशन, बंगाल विभाजन। कब किया गया था बंगाल का विभाजन, बंगाल का पार्टीशन? इन द ईयर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को, अनाउंस जुलाई 1905 को हुआ था। और इसके बाद कांग्रेस के 2 सेशंस हुए थे इंपॉर्टेंट, जरा बताइए वो कौन से सेशन थे और उसको किसने प्रेसाइड किया था, बिकॉज बंगाल पार्टीशन के रिगार्डिंग मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ। प्लस कर्जन ने और भी कुछ काम किए थे। इसने जो प्रेस है उसकी फ्रीडम को कर्ब करने के लिए, दबाने के लिए एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास किया था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। कब? 1904 में। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास किया था एक, एंड दैट टू अगेन इन द ईयर 1904। तो कर्जन ने ही विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया था क्वीन एलिजाबेथ की याद में। क्यों? क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनकी रिसेंट में अभी डेथ हुई थी 1901 में, 1901 में। तो उसने विलियम एमर्सन को जो है ये चुना था। हर्बर्ट बेकर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हर्बर्ट बेकर, क्या हमने पढ़ा था कि जो अभी पार्लियामेंट बिल्डिंग जो पुरानी वाली हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति भवन, ये एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने ही सब डिज़ाइन करी थी, ठीक है, जो पुरानी वाली थी। और अभी हमें पता है कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, बिमल पटेल उसके डिज़ाइनर थे, और सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत वो सारी चीज़ों को बनाया गया। क्लियर इतनी चीज़? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा, विलियम एमर्सन। यहाँ पे मैंने कुछ पूछा था आपसे, एंड दैट वाज कि बंगाल पार्टीशन के टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट सेशंस हुए थे कांग्रेस के। एक तो हुआ था आपका बनारस सेशन, जिसको कि प्रेसाइड किया था गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और गोपाल कृष्ण गोखले के मैंने आपको एक सोसाइटी बताई थी जो उन्होंने फॉर्म करी थी, अगर आप बता सकें तो। 1905 में, 1905 में उसको फॉर्म किया था, एस से नाम शुरू होता है उसका। तो गोखले जी ने प्रिसाइड किया था। प्लस दूसरा जो सेशन हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1905 में ही हुआ था, 1905। और कैलकाटा का जो सेशन हुआ था वो 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था। यहाँ पे 4 चीज़ों को लेके रेजोल्यूशंस पास हुए थे। वो 4 चीज़ें क्या थी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि वो उनमें से ये 4 चीज़ कौन सी नहीं है। तो वो 4 चीज़ें थी, तो स्वराज, ठीक। देन आपका एक रेजोल्यूशन पास हुआ था रिगार्डिंग दी स्वदेशी, एक पास हुआ था रिगार्डिंग दी बॉयकॉट, और एक पास हुआ था फॉर दी नेशनल एजुकेशन। ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन। और इसके जो अगला वाला सेशन हुआ था 1907, वो भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो सूरत में हुआ था, और उसको वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से हटा दिया गया था, या फिर हम उसी को बोलते हैं सूरत स्प्लिट के नाम से, जहाँ पे सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस में क्या हुआ था 1907, जिसको कि किसने प्रिसाइड किया था जरा बताएंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो सूरत स्प्लिट हुआ था, जहाँ पे मॉडरेट्स यानी कि नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल अलग हो गए थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट को निकाल दिया गया था। और ये फिर एक साथ कब आए थे ये जरा बताइए। इसको प्रिसाइड किसने किया था? रास बिहारी घोष जी ने प्रिसाइड किया था, और ये दोनों लोग एक साथ फिर से आए थे। दैट इज़ रीयूनियन हुआ था इन दी लखनऊ का सेशन 1916। और लखनऊ का सेशन जो है एक मायने में और भी इम्पॉर्टेंट है, वो क्या मायना है जरा बताएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने फॉर्म करी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, ठीक। ये 1905 है, इसको और कुछ मत समझ लेना, ठीक है। 1905, 1916 में लखनऊ का जो सेशन हुआ था, इसमें एक जॉइंट पैक्ट आया था, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। किसके बीच में? इंडियन मुस्लिम लीग के बीच में प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में आया था जॉइंट पैक्ट। और इसी वजह से जिन्ना को
फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला था सरोजिनी नायडू जी ने, है ना। और मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुई थी ये भी बताइए, इसी रिसेंट टाइम में ही फॉर्म हुई थी। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? 25, 14, 19 या फिर 32? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 14 की अगर हम बात करें तो ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। इसमें दो तरह की इक्वालिटी दी हुई है, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि आपने देखा होगा वो लॉ लेडी जस्टिस होती है ना, जस्ट क्या बोलते हैं उनको, लेडी ऑफ जस्टिस, आंखों में पट्टी बंधी रहती है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं कानून अंधा है, अंधा गलत सेंस में नहीं होता है, वो अंधा इस सेंस में होता है कि भाई कोई गरीब आएगा कोई अमीर आएगा सबके लिए कानून सेम है। इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है ये, एंड दूसरा होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी कि कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब क्या है? लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक प्रोटेक्शन लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि दो बंदे हैं, ठीक है, एक ने एक्सीडेंट किया, ठीक है, और दूसरे ने किया, इसकी मान लेते हैं कि महीने की साल की इनकम है 2 लाख, इसकी साल की इनकम है 20 करोड़ रुपए, क्या इनको हम सेम ट्रीट कर सकते हैं? इस पे अगर मान लो हम 10,000 का जुर्माना लगाएंगे तो इसको खलेगा, इस पे 10,000 का जुर्माना ये फूंक मार के निकल मतलब लेगा, लो 10,000 रुपये और निकल लेगा। तो हम सबको सेम ट्रीट नहीं कर सकते, ये बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, 25 क्या है? आर्टिकल 25 भी हम लोग देख चुके हैं, दैट इज़ रिलीजियस फ्रीडम। हमने देखा था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसमें, 25 से लेके 28 तक में। तो उसमें जो 25 है वो रिलीजियस फ्रीडम देता है किसी इंडिविजुअल को, है ना, और 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन को फ्री राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। यानी कि एक तरह से इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस है कि वो भगवान, किसी भगवान को मान सकते हैं, पूज सकते हैं, किस भगवान के साथ कैसा भी रिलेशन रख सकते हैं, ठीक है, और वो धर्म का प्रचार कर सकते हैं। 26 में हमने रिलीजियस डिनोमिनेशन पढ़ा था और उसके सारे क्लॉजेस पढ़े थे, है ना। थर्ड क्लॉज क्या था जरा बताइए, 26 का थर्ड क्लॉज क्या था? और 27 में टैक्स नहीं लगा सकते धर्म के नाम पे, एक धर्म को प्रमोट करने के लिए, सारे धर्मों को प्रमोट करने के लिए लगाया जा सकता है। 28 में क्या था कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते हैं। 26 क्लॉज 3 में क्या है, मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है और उसको अपने लॉ से अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं आप, वो 26 क्लॉज 4 में है। इसका जो सही आंसर होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो 19 है। अब जो आर्टिकल नंबर 19 है उसका जो क्लॉज 1 है उसमें 6 डिफरेंट तरह के राइट्स हैं। कितने राइट्स हैं? 6 डिफरेंट राइट्स हैं। और आपसे पूछ लेता है कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में क्या है, ई में क्या है, डी में क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि सब क्लॉजेज में भी क्या है। जैसे 19, अब ये हमें याद कैसे रहेगा? पहली बात तो 19 क्लॉज 1 में क्या है, इन जनरल अगर पूछ लेगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आप देख सकते हैं ये है, ठीक है, बी में टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, सी में टू फॉर्म एसोसिएशन यानी कोई संगठन बना सकते हैं आप, तो डी में है टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप पूरे भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हर उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। पहली बात तो ओवरऑल ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। मतलब इसका ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आपके मौलिक अधिकारों में कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट होती है। जैसे 19 में क्या लिमिट है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिले हुए हैं, यानी कि उचित प्रतिबंध से मिले हुए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से मिले हुए हैं उचित प्रतिबंध से। उचित प्रतिबंध ये है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी बोलेंगे, आप किसी की छवि को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, नहीं आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं। आप असेंबल हो सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन आप पब्लिक मोरालिटी और ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं कि भाई आपने, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, और मैं क्यों अपना एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, मान लो कोई यूट्यूबर है, ठीक है, उसने अब रिसेंट में हुआ भी था, है ना, कि एक वो रखते हैं, मीटअप रखते हैं, ठीक है, उसकी वजह से अगर मान लो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया तो जेल भी हो जाती है, ठीक है। तो ये पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो वही मतलब है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड एंड ऑल्सो दे आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट और परमानेंट।
यानी ये सैंक्रोसैंक्ट नहीं है, यानी कि ये सैंक्रोसैंक्ट नहीं है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है। इनको कुछ केसेस में आपसे छीना भी जा सकता है। वो केसेस होते हैं इमरजेंसी वाले केसेस, जिनको अभी हम यहाँ पे डिटेल में नहीं कवर करेंगे, बस इतना अभी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसको याद करने के लिए ट्रिक है एक हमारी सामरो, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, इसमें मैंने रील भी बनाई थी सामरो करके। अब एस से है क्या, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए से क्या है, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ए से क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। एम से क्या है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर से क्या है, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं पे भी रह सकते हैं, घर ले सकते हैं। ओ में क्या है कि आप कोई ऑक्यूपेशन यानी कोई भी धंधा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि सारे क्लॉजेज याद हो गए, लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि एफ वाला मिसिंग है। ई के बाद सीधे जी है, एफ नहीं है, क्योंकि एफ में प्रॉपर्टी का राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ओन एंड एक्वायर दी प्रॉपर्टी, जिसको कि हमने आपको पता है किस अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट 1978 से हटा दिया। और अभी इसकी करंट पोजीशन आप बताएंगे कमेंट में कि ये इसकी करंट पोजीशन क्या है, कहाँ पे अभी ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। और आर्टिकल 32 के बारे में आप जानते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जिसमें कि 5 तरह की रिट्स दी हुई हैं, जिनको कि हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया जरा बताएंगे। तो ये कहाँ पे है हमारा, ये पार्ट नंबर 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है एंड आर्टिकल नंबर 300A में है, और अभी एक तरह का लीगल राइट है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन है, इसी में ही ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट से राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा तो 97th अमेंडमेंट यानी 97 नंबर का जो संविधान संशोधन होगा वही सही उत्तर होगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी किस पार्ट में है, पार्ट नंबर 9B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, और आर्टिकल नंबर 243 ZH से लेके 243 ZT तक में है, एंड प्लस DPSP कौन सी है, 43B है। और हमने रिट्स कहाँ से ले लिए, प्रोरोगेटिव रिट्स, ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियंस प्लेड कार्नेटिक म्यूजिक विद घटम, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने घटम के साथ कर्नाटक संगीत जो है बजाया, KV प्रसाद, TH विनायकरम, अली अकबर खान या फिर रामनाथ राघवन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, घटम में मैंने सिर्फ आपको 2 ही नाम पढ़ाएं और 2 ही नाम आपको याद करने हैं, TH विनायकरम जी, जिनको कि हम विक्कू विनायकरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनको हम विक्कू विनायकरम के नाम से भी जानते हैं, प्लस EM सुब्रमण्यम, ठीक है, EM सुब्रमण्यम। ये सिर्फ आपको 2 नाम याद रखने हैं। अली अकबर खान सरोद से संबंधित हैं, और मैंने इनका घराना भी आपको बताया था अगर आपको याद हो, मेहर घराना। मेहर घराने में हमने कौन कौन से नाम पढ़े थे, जो मेहर घराना होता है कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। तो इसमें एक तो सबसे फेमस जो नाम है वो है हमारे पंडित रविशंकर जी का, ठीक है। इनका नाम तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, पंडित रविशंकर जो सितार वादक हैं। दूसरा नाम एक तो हमारे अली अकबर खान हो गए, ठीक है। एक तो पहले तो आप ये नाम याद कर लो, अलाउद्दीन खान। क्यों, क्योंकि इन्हीं के ही बेटे और बेटी हैं, अलाउद्दीन खान के ही बेटे हैं अली अकबर खान, दोनों लोग सरोद से संबंधित हैं, अली अकबर खान। और दूसरी हैं हमारी कौन, ये हैं हमारी अन्नपूर्णा देवी जी, अन्नपूर्णा पंडित हैं। और हमारे आपको बताना है पंडित जो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है वो किस घराने से हैं। रामनाथ राघवन की बात करें, ये मृदंगम से एसोसिएटेड हैं, मृदंगम। और जो घटम होता है घड़े की तरह होता है, तो ये भी आपका एक प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और इसको हम अवनिध वाद्य यंत्र के अंडर में रखेंगे, अवनिध वाद्य यंत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा हु अमंग द फॉलोइंग। और आपको पता होना चाहिए, हमने एक नाम और सरोद में पढ़ा था, जो अली अकबर खान के डिसाइपल हैं, जिनका रिसेंट में अभी देहांत हुआ है, राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ, ये भी आपको याद रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द पीकॉक गार्डन, निम्नलिखित में से कौन द पीकॉक गार्डन पुस्तक के लेखक हैं, अनीता देसाई, यही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अनीता देसाई जी की अगर बात करें तो इन्होंने एक और किताब लिखी थी जो आपसे पूछता है, दैट इज़ फास्टिंग फीस्टिंग, ठीक है, फास्टिंग फीस्टिंग, ये बुक भी आपको अच्छे से याद रखनी है। इंदु सुंदर सेन की अगर हम बात करें तो ये है इनकी कुछ किताबें, ध्यान रखना आपको, जैसे कि द माउंटेन ऑफ लाइट, द माउंटेन ऑफ लाइट,
दी फीस। और एक चीज़ कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप रेड पेन से मत लिखा करिए, क्योंकि उससे फिर हमें जब वो निकालते हैं, मतलब प्रिंट आउट निकालते हैं, तो पता नहीं फीका हो जाता है। तो भाई देखो, अगर मैं लाइट पेन से लिखूंगा तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी देखने में, तो इसलिए मैं रेड से लिखता हूँ, ठीक है। द माउंटेन ऑफ लाइट, द फीस्ट नॉट फीट, द फीस्ट ऑफ रोजेज। और एक है आपकी नोट करना, नहीं बस 2 याद करना, ठीक है। अरुंधति रॉय की भी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल चार्जेस फेस कर रही हैं यूएपीए के तहत में, है ना। अरुंधति रॉय, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का, इसके तहत इन पे चार्जेस लगे हुए हैं देशद्रोह के, ठीक है। तो अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इनको बुकर प्राइज़ में मिला था। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द बुकर प्राइज, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, utmost happiness, and an ordinary men's guide to empire, ठीक है। तो ये इनकी बुक्स के नाम है, अरुंधति रॉय जी के। बाकी अगर हम बात करें, एक अच्छा एक बुक का नाम बताइएगा, एक इम्पॉर्टेंट है जो अभी रिसेंट एग्जाम में भी पूछी गई थी, दैट वाज द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेल्यूड। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको, FELUDE, ठीक है, द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेल्यूड। तो ये बुक लिखी है बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हमारे सत्यजीत रे जी ने, ठीक है, सत्यजीत रे, ये भी याद रखिएगा, रिसेंट अभी पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। गोल गुम्बज इन कर्नाटका इज़ अ टूम ऑफ विच रूलर, कर्नाटक में जो गोल गुम्बज है किस शासक का मकबरा है। ऑप्शन है आपके औरंगजेब, देवराय दी सेकेंड, मोहम्मद शाह दी फर्स्ट, या फिर आदिल शाह। गोल गुम्बज। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे बहमानी किंगडम के बारे में। तो हम अभी तक ये देख चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पे कृष्णा रिवर फ्लो होती है, यहाँ पे तुंगभद्रा है, ये उसकी ट्रिब्यूटरी, और यहाँ पे हम्पी है जो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में तो आप ये मान के चलिए कि 95% रफली चीज़ें हम ख़त्म कर चुके हैं। ज़्यादातर अगर आपको पता हो तो हम सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं पिछले 2 वीक्स में। अब हम थोड़ी सी चीज़ें बहमानी सल्तनत को लेकर यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी कृष्णा रिवर है, इसके ऊपर का जो पूरा हिस्सा है ये ऑक्यूपाई करके रखा था किसने? बहमानी किंगडम ने, बहमानी किंगडम ने। अब ये जो बहमानी किंगडम है ये कब फॉर्म होता है? बहमानी की अगर बात करें, बहमानी किंगडम, तो ये 1347 ईस्वी में ये इसका मतलब फाउंड किया जाता है इसको। और कौन फाउंड करता है, कौन इसका फाउंडर था? अलाउद्दीन बहमान शाह, अलाउद्दीन बहमान शाह, जिसको कि ज़फ़र खान या फिर हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम याद रखिएगा, ज़फ़र खान या फिर हसन गंगू, ये 2 इसके अन्य नाम हैं। 1347 AD में ये बनता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये बहमानी किंगडम और इसकी कैपिटल गुलबर्ग थी, बाद में बिदर हो गई थी। अभी मैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी के लिए याद रखिए गुलबर्ग थी इसकी इनिशियली कैपिटल। देन ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूटने लगता है। कैसे कैसे टूटता है? तो यहाँ बीजापुर निकल के आता है, यहाँ अहमदनगर, बेरार, बिदर, गोलकोंडा, 5 टेरिटरीज़ निकलती हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5। पूछता है कि जो इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कितने किंगडम्स में डिसइंटीग्रेशन हुआ? 5 में। और वो 5 के 5 आपको याद रखने हैं। 3 तो बी से शुरू हो रहे हैं, बेरार, बिदर और बीजापुर, और अहमदनगर और गोलकोंडा, ठीक। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? गोल गुम्बज किसने बनवाया? ये है गोल गुम्बज, जिसको कि बनवाया गया था आदिल शाह के द्वारा, जो आदिल शाही डायनेस्टी का फाउंडर था। ये जो आदिल शाही डायनेस्टी है, ये कहाँ पे रूल कर रही थी? बीजापुर। मैं आपको बता दूं, मैंने जिक्र पहले भी किया है, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा बैग का मैंने जिक्र पहले भी किया है, जब मैंने आपको बैटल ऑफ तालीकोटा जो कब लड़ा गया था, आप कमेंट में बताएंगे, उसके बारे में बताया था, जिसको हम बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं। तब वहाँ पे मैंने बताया था बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की कलेक्टिव फोर्सेस ने विजयनगर एम्पायर का खात्मा कर दिया था, ठीक है। तो तालीकोटा का बैटल कब लड़ा गया? 1565 में, 1565 में, ठीक है। और एक चीज़ आपसे पूछता है, एंड दैट इज़ कि बीजापुर और गोलकोंडा को एनेक्स कब किया था औरंगज़ेब ने? एक्चुअल में जो मुग़ल यहाँ पे शासक बैठे थे, उन्होंने धीरे धीरे अब साउथ इंडिया में भी पैर पसारना शुरू किया। सबसे पहले जो शुरुआत इसकी करी थी वो अकबर ने करी थी।
अकबर ने सन 1601 में, क्वेश्चन पूछ चुका है, 1601 में खंडेश करके यहाँ पे टेरिटरी हुआ करती थी, उसको सबसे पहले अपने कब्जे में लिया खंडेश को। और बीजापुर और गोलकोंडा, बीजापुर कहाँ पे रूल कर रहा था? बीजापुर आपका ये आदिल शाही डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, ठीक है। और गोलकोंडा में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, गोलकोंडा में रूल कर रही थी कुतुब शाही डायनेस्टी, ठीक है, कुतुब शाही डायनेस्टी। और कौन इसमें मेन एक्चुअल फाउंडर कौन था? कुली कुतुब शाह फाउंडर था इसका, कुतुब शाही डायनेस्टी का, ठीक है। और कब एनेक्स किया था औरंगजेब ने? बीजापुर को 1686 में और गोलकोंडा को इन द ईयर 1687, 1687 में। दोनों ईयर्स याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि आदिल शाह ने बनवाया तो था, लेकिन आर्किटेक्ट कौन था इसका? याकूत ऑफ दाबुल था इसका आर्किटेक्ट। यूजुअली आर्किटेक्ट उतना नहीं पूछता है आपको, ये रूलर का नाम पूछता है आदिल शाह, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा गुंबद है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। इसी तरह हमारी चार मीनार भी है। ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो हैदराबाद की जो चार मीनार है वो किसने बनाई? पहली बात तो है कहाँ पे? हैदराबाद में है, और इसको बनाया था कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था। अभी के लिए सिर्फ इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। द मिनिस्टर्स इन द स्टेट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, राज्य के मंत्री निम्नलिखित में से किसकी इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं? यस, अनुष्का सिंह ने सही आंसर लिखा है। इसको हम विस्परिंग गैलरी के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। द मिनिस्टर्स इन द स्टेट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, तो हमने आर्टिकल नंबर 75 पढ़ा है, अनुच्छेद नंबर 75, है ना। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे पहला वाला जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा और अदर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। फिर उसका जो क्लॉज 2 है उसमें हमने देखा कि किस तरह से इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे डिटरमाइन करी गई है मिनिस्टर्स की, कि दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, वहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है दे होल्ड ऑफिस टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक वो प्रेसिडेंट को प्लेजर देते रहेंगे तब तक ऑफिस में रहेंगे। तीसरे में हमने पढ़ा है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जरा बताइए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसके प्रति होती है, यानी कि किस, टू हुम दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो उसी तरह आर्टिकल नंबर 164 में ये सारी चीज़ें गवर्नर और स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में लिखी हुई है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बात बताई थी कि पार्लियामेंट का जो आर्टिकल आपको याद है उसमें आप 89 ऐड कर दीजिए, बिल्कुल उसी तरह का आपको स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा, क्योंकि आर्टिकल भी स्टेट के पूछे जा रहे हैं तो आपको याद होने चाहिए। अब आपको अगर पार्लियामेंट के याद हैं आसानी से, तो आप आसानी से स्टेट के भी आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 89 ऐड करके काम चल जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, जहाँ 89 नहीं 90 ऐड करना होता है, फिर 88 ऐड करना होता है, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ पे अगर सेंटर में जो मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी तरह यहाँ पे गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल होंगे, सिंपल सी बात है। और जैसे वहाँ पे आर्टिकल नंबर 175 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, ये बात यहाँ आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में लिखी हुई है। बस ये अंतर है कि 75 में हमने 1 2 3 4 5 6 क्लॉजेस पढ़े थे, मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे 5 हैं। 5 इस तरह से हैं कि भाई दूसरे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका मतलब ऑफिस में प्लेजर, तब जब तक प्रेसिडेंट को प्लेजर देते रहेंगे तब तक ऑफिस में रहेंगे। बट आर्टिकल जो 164 है इसमें प्लेजर वाली बात अपॉइंटमेंट वाले यानी फर्स्ट वाले क्लॉज के अंदर ही डाल दी है। दूसरे वाले में इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके तरफ? यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा की तरफ, और यहाँ पे जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति होती है, यानी कि विधानसभा के प्रति होती है। तो सेम चीज़ें। उसके बाद जो इसमें 4th में लिखी हुई है वो इसमें चीज़ 3 में लिखी हुई है, यानी इनके ओथ को लेके, शपथ को लेके। फिर यहाँ पे 5वें में क्या लिखा हुआ है कि 6 महीने तक कोई भी मिनिस्टर हो सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए, वो 6 महीने तक है। वो सेम चीज़ यहाँ 4 में लिखी हुई है। फिर इनका ये लिखा हुआ है कि जो इनकी सैलरी या अलाउंस से निकलेगा वो किससे निकलेगा? सेकेंड शेड्यूल से निकलेगा। वो चीज़ यहाँ 5 में लिखी हुई है। क्लियर इतनी चीज़? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता है हमारा डी फैक्टो हेड, दैट इज़ द रियल हेड इन सेंटर, उसी तरह सीएम चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। जिस तरह प्रेसिडेंट होता है हमारा डी ज्यूरे हेड यानी कि नॉमिनल हेड, उसी तरह यहाँ पे हमारा गवर्नर हो जाएगा डी ज्यूरे हेड या फिर नॉमिनल हेड या फिर टाइटुलर हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम टाइटुलर हेड भी बोलते हैं। जिस तरह ये हमारा लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर लिंच पिन होता है, उसी तरह सीएम लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के केस में। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज कोलम ड्रॉन, निम्नलिखित में से किस त्यौहार पर कोलम बनाया जाता है? भोगाली बिहू, हरेली,
पोंगल या फिर कर्मा? जल्दी से बताइए। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कोलम किस में ड्रॉ की जाती है, अगर आप अपने कान खोल के सुन रहे होंगे तो। भोगाली बिहू ये कहाँ का है? बिहू जितने भी हैं, पहली बात तो बिहू एक डांस भी होता है और फेस्टिवल भी होता है। कहाँ का है? असम का है। और ये जो बिहू है ये टोटल 3 टाइप का होता है। छऊ भी हमारा 3 टाइप का होता है ना? हमने पढ़ा था कितने टाइप का होता है छऊ? एक तो मयूरभंज छऊ होता है, एक सराईकेला छऊ होता है, और तीसरा आप बताएंगे कौन सा टाइप ऑफ छऊ होता है। तो इसी तरह बिहू भी 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका रंगाली होता है, ठीक है, जिसको कि हम बोहाग बिहू बोलते हैं, जो कि यहाँ का एक न्यू ईयर है, नया नव वर्ष है। देन काटी, और ज़रा बताइए सिक्किम के न्यू ईयर को हम क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में फ्राइडे के दिन बताया था। काटी को हम कोंगाली बिहू भी बोलते हैं। काटी का मतलब होता है जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, तब काटी बिहू मनाते हैं। एंड देन तीसरा है हमारा माघ बिहू, जो कि माघ के महीने में, जनवरी के महीने में मनाते हैं। इसको हम भोगाली बिहू के नाम से जानते हैं, ठीक। असम का है। देन असम के और फेस्टिवल मैंने आपको अभी तक ये नहीं याद करवाया ना, या फिर याद करवाए हैं मैंने, इस तरह से याद करवाएं कि असम की बहू ने अपनी बाई को पटक पटक के मारा, इस तरह से। और एक चीज़ असम का एक फेस्टिवल है एंड दैट इज़ रोंगकेर, ठीक है, रोंगकेर फेस्टिवल है। और इसमें शायद जितना कि मुझे याद आ रहा है, मतलब याद तो नहीं आ रहा है मुझे एक्चुअल, मैंने कल तो आपको बताया था कि करबी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने बताया कि सर आपके मुंह से गलती से फ्राइडे वाले लेक्चर में बोडो निकल गया था, तो उस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। अगर किसी ने बोडो याद किया है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कल तो मुझे पूरा पता है कि मैंने करबी ही बोला था, लेकिन किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर शायद आपने बोडो बोल दिया था फ्राइडे वाले लेक्चर में, तो करबी होगा इसका, ठीक है। हाँ, वही मैंने बोला कि हाँ, करबी ट्राइब होती है, और इसी वजह से मतलब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये वाला पार्ट है उसको हम करबी अंगलोंग प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ का प्लेट्यू है जो मेघालय और असम में है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट। ऑलराइट, तो बाइको को पटक पटक के मारा तो बाइको फेस्टिवल, पटक पटक से हो जाएगा देहिंग पटकाई फेस्टिवल। क्यों मारा? क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ अली अलीगांग फेस्टिवल, अब्बू से अम्बू बाची फेस्टिवल, मजूली, क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था, तो मजूली फेस्टिवल हो जाएगा। और रोंगकेर आपको याद रख लेना है। सिक्किम का न्यू ईयर क्या होता है? लोसूंग होता है। सिक्किम के फेस्टिवल लोसूंग, लोचार, सागा दावा, ये लोसर। हरेली कहाँ का है? हरेली हरियाली से संबंधित शब्द है, और ये छत्तीसगढ़ का। जब हरियाली होती है ना इस टाइम पे, इसी टाइम पे जुलाई अगस्त के टाइम पे, तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है हरेली को। इसी तरह ही छत्तीसगढ़ में एक और याद कर लीजिएगा, बस्तर दशहरा। बस्तर डिस्ट्रिक्ट भी है जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम दीपा के नाम से जानते हैं। अभी आई थिंक मैंने आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं पढ़ाया तो कोई नहीं। पोला फेस्टिवल याद रखिएगा, मड़ई फेस्टिवल याद रखिएगा, ये 3-4 अभी याद करिएगा, पोला, मड़ई, हरेली और बस्तर दशहरा। पोंगल इसका सही आंसर होगा, जो कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु के फेस्टिवल पोंगल में इस तरह की कोलम, जिसको कि हम नॉर्थ इंडिया में रंगोली के नाम से जानते हैं, वो ड्रॉ की जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो अट्टुकल पोंगल है, जो आपका अट्टुकल पोंगल है, वो केरल का फेस्टिवल है। ये चीज़ ध्यान रखना है। केरल के और कौन कौन से फेस्टिवल हैं? एक तो पेनकुनी, किस तरह से याद किया था? पूरन एंड वासु। पूरम से थ्रिसुर पूरम, पूरन एंड वासु, वासु से विशु, जो यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है। दे बोथ आर एट पेन, दे से तेयम, बोथ आर से अरट्टू फेस्टिवल, आर एट से अट्टुकल पोंगल, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे लॉस्ट बोट रेस, तो वल्लम कल्ली बोट रेस, वल्लम कल्ली बोट रेस, ठीक है। और एक चीज़, ये जो पोंगल होता है फेस्टिवल, पोंगल क्या होती है? पोंगल इज़ अ काइंड ऑफ डिश जिसका मतलब होता है टू बॉयल, ठीक है। पोंगल का मतलब होता है टू बॉयल, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कर्मा तो आप जानते हैं, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जो झारखंड उड़ीसा वाला, वहाँ पे कर्मा फेस्टिवल होता है। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द प्रिकर्सर टू द फेडरल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के संविधान के संघीय स्वरूप का अग्रदूत था? फेडरल फॉर्म। अब फेडरेशन मैंने आपको क्या बताया था, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स का डिवीजन, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसको फेडरेशन बोलते हैं। भारत में क्या है? भारत में है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर।
ये है। और ये हमने कहाँ से लिया फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ये आप कमेंट में बताएंगे। वही कंट्री है जहाँ से हमने अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर नहीं लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। हमने लिया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर इन द स्टेट, ये चीज़ हमने ली है उस देश से। उसी देश से हमने लिया है रेजिडुअरी लिस्ट या फिर रेजिडुअरी पावर विच वेस्ट ऑन द सेंटर। रेजिडुअरी लिस्ट में पावर, लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास होता है, सेंटर के पास होता है। तो ये देश कौन सा है? कनाडा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ही इसका आंसर क्यों होगा, इसके बारे में आपको पहले कुछ चीज़ें बता चुका हूँ। जो चीज़ें हम पहले देख चुके हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने इसमें ये पढ़ा था कि इसने प्रोविंसेस से डायरकी हटा दी थी, यानी कि जो प्रांत हैं वहाँ से द्वैध शासन को हटा दिया था और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी थी, स्वायत्तता दे दी थी, ऑटोनॉमी दे दी थी प्रोविंसेस को। प्लस ये सेंटर में डायरकी ले आया था, सेंटर में इसने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था। इसका उल्टा काम 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेल्फोर्ड रिफॉर्म्स है उसने किया था। आई होप रिपीट करने की उसको ज़रूरत नहीं है, तो 3 बार पहले ही देख चुके हैं उसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेल्फोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। अब 1935 ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी, लेकिन ये ऑल इंडिया फेडरेशन, लेकिन ये फेडरेशन कभी एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया था। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात तो कही थी लेकिन एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया था बिकॉज प्रोविंसेस एग्री नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। और एक चीज़ कि इसी एक्ट के थ्रू फेडरल कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1937, 1937 में। बट ये जो फेडरल कोर्ट को सेटअप किया गया था 1937 में, इसको किसने रिप्लेस किया था? 28 जनवरी 1950 को इसको रिप्लेस किया था जो हमारा अभी करंट में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और ये आप बताएंगे कि हमारे इंडिया के फेडरेशन को किसने क्वाज़ाई फेडरल बोला था और किसने बोला था कि क्वाज़ाई फेडरल, और एक बोला था किसने? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये किसने बोला था? तो क्वाज़ाई फेडरल बोला था केसी वियरे ने, एंड फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ये बोला था ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये बात बोली थी, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। 1909 का इसको किस नाम से जानते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसने किया था, इसने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन लाया था। प्लस एक इंडियन वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब हिस्सा बन सकता है, और वो पहले इंडियन कौन थे जो वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिस्सा बनने का उन्हें मौका मिला था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। डू नॉट कन्फ्यूज़ हिम विद दी सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि पहले इंडियन थे टू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने वाले पहले इंडियन थे ये सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1919 के बारे में आप जानते हैं, इसने डायरकी लाया था प्रोविंसेस में, यानी द्वैध शासन लाया था प्रोविंसेस में, और सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया था, द्विसदनीय विधानमंडल लाया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 को हम पार्टीशन प्लान या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। पार्टीशन प्लान तो हमारा वो माउंट बैटन का जो प्लान है उसको हम पार्टीशन प्लान बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Which of the following taxes represented 1/5 of the booty acquired in war or mine or treasure trove to be handed over to the state? 1/5 ऑफ द, मान वो कहीं वॉर लड़ा गया तो उसका जितना भी 1/5 हो गया, फिर कहीं कुछ खजाना मिला तो उसका जो 1/5 है वो स्टेट यानी कि किंगडम के पास जाएगा। इसी को हम क्या बोलते थे? इसी को हम बोलते थे खम्स, जजिया, खराज या फिर ज़कात। इसी को ही हम बोलते थे खम्स बोलते थे इसको। जजिया क्या होता है आपको पता है? जो नॉन मुस्लिम्स पे जो टैक्स लगाया जाता था उसको हम जजिया के नाम से जानते थे। खराज क्या होता था? तो खराज आपका जो है ये रफली 1/3 से लेके हाफ ऑन एग्रीकल्चरल लैंड लगता था, जो एग्रीकल्चरल लैंड होती थी उसमें। एंड जो ज़कात होता है दैट इज़ अ प्रॉपर्टी टैक्स ऑन मुस्लिम्स, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन मुस्लिम्स। जैसे जजिया नॉन मुस्लिम्स पे तो ज़कात मुस्लिम्स पे। एंड कमेंट में आप बताएंगे कि 3 तरह के टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस किसने लगाए थे? बताइए जल्दी से। और ज़रा बताइए वेटी और कदमई, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 2 फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ये किसने लगाए थे? तो 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। कौन कौन से? जजिया, एक तो जजिया यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और जो ज़कात लिखा हुआ है, और एक था घरई। घरई का मतलब होता है हाउस टैक्स, और एक चराई होता है जो भी उसने लगाया था, और वो था पेस्टोरल टैक्स।
लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कितने टाइप के टैक्स, तो 3 टाइप के टैक्स, वेटी और कदमई। वेटी वॉज इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, और जो हमारा कदमई होता था वो लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में होता था, और दोनों कौन लगाता था, दोनों को लगाया था चोलाज ने। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत कौन सा है, इनमें से गलत कौन सा है ये पूछ रहा है आपसे। टू बी बिकम अ मेंबर ऑफ विधानसभा, अगर किसी को लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो इनमें से कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल सही है सभी का, चोलास ने लगाया था। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, येस। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ का पद वो धारण ना करता हो। एंड ही शुड हैव इजर नेम, ये तो ऑब्वियस ही बात होना चाहिए। ही हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स, 21 साल जो न्यूनतम आयु होती है ये पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए होती है, ठीक है, ना कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, दोनों के लिए चाहिए न्यूनतम 25 साल की उम्र, 25 ईयर्स ऑफ एज। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा और विधान परिषद यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसके लिए चाहिए सिर्फ 30 ईयर्स की एज। और अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है यानी राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है दैट इज़ गवर्नर, तो उस केस में आपको चाहिए 35 ईयर्स की एज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और विधानसभा के बारे में सारी चीज़ें अभी हम देख चुके हैं। और एक चीज़ आपको बताना है कि हमने वोटिंग एज जो पहले 21 होती थी उसको 18 किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट से किया, 13th। करेक्टली मैच करना है यहाँ पे लिखा हुआ सीज़न और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप, खरीफ, राबी और ज़ैद। तो हमारे 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खरीफ के बारे में, क्योंकि इस समय यही चल रहा है। सोइंग किस समय होती है यानी बुआई किस समय होती है, एंड हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई किस समय होती है, हम चीज़ें देखेंगे। तो बुआई की अगर हम बात करें यानी सोइंग किस समय होती है, तो बुआई तो होती है खरीफ की ये मॉनसून सीज़न में, दैट इज़ जुलाई अगस्त के टाइम पे। और कटाई कब होगी इसकी, कटाई अक्टूबर के टाइम पे होगी। ठीक, जुलाई के टाइम पे बुआई होगी और कटाई अक्टूबर के टाइम पे होगी। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने तक फसल रहेगी। देन इसके बाद आता है हमारा राबी। 3 होते हैं, खरीफ, राबी और जायद। राबी की बात करें तो राबी में होता है आपका किस तरह से, राबी में आपका नवंबर के टाइम पे बुआई होती है, नवंबर दिसंबर सर्दियों के टाइम पे, और अप्रैल के टाइम पे कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग। ठीक, इनको हम मॉनसून क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मॉनसून सीज़न में इनकी बुआई होती है। ठीक है, तो मॉनसून क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। प्लस जो खरीफ होती हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, तो खरीफ में आपका जैसे जो धान जिसको कि हम पैडी बोलते हैं, मेज़ हो गया, ठीक है, ग्राउंडनट हो गया यानी कि आपकी जो मूंगफली होती है ग्राउंडनट, कॉटन हो गया, ये सब आपके आते हैं खरीफ में। राबी में आपके क्या आते हैं, जो विंटर क्रॉपिंग सीज़न होता है हमारा, इसमें हमारा वीट यानी कि गेहूँ आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है, रागी आ जाता है, मस्टर्ड, ठीक है, रागी, पीस जो हमारे मटर होते हैं, ठीक है, लिनसीड, रेप सीड, ठीक है, ये जितने भी हैं सीड आपके, ये सब राबी में आ जाएंगे। देन जायद की अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि अप्रैल में तो कटाई हो गई, बुआई जुलाई में होगी अब खरीफ की जाके, तो जो मई और जून का जो शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न होता है, यहाँ पे हमें इस तरह से कुछ याद नहीं रखना सोइंग कब और हार्वेस्टिंग कब, तो शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न जायद होता है। और जायद में क्या आते हैं हमारे जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं, जो चारा वाली मतलब जो जानवरों को खिलाया जाता है वो, प्लस जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ये सब आती हैं किस में, जैसे कि वाटरमेलन वगैरह ये सब, तो ये सब जायद में आते हैं। ठीक है, तो खरीफ जायद में आपका फॉडर आ जाएगा, खरीफ में आ जाएगा आपका कॉटन, एंड राबी आ जाएगा आपका मस्टर्ड। तो CBA विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसको हमने किया था 61st अमेंडमेंट ऑफ 1988 से, जो एनफोर्स हुआ था 1989 में। द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, भारतीय संविधान की विशेषता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश, फ्रेंच या फिर ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, बताइए। हाँ, सबका सही है, जापान। अच्छा, आंसर भी आ गया, बड़ी जल्दी यार तुम लोग देते हो आंसर। जापान का बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ का अभी कहीं पे संविधान में लिखा हुआ है, बताइए, कोई बताएगा किस आर्टिकल में ये पर्टिकुलर चीज़ मेंशन है, किस अनुच्छेद में। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से तब तक हम रिवाइज करते हैं क्या क्या लिया है। एक तो अभी मैंने आपको बताया, एक तो रिट्स ली है, प्रोरोगेटिव रिट्स, प्लस और क्या लिया है हमने, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता ली है,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जो संसदीय प्रणाली है वो ली है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से रेट सिंगल सिटीजनशिप और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अगर आप पूछ ले द्विसदनीय विधानमंडल यानी बाई कैमरलिज्म, तो ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम पढ़ चुके हैं, एक तो एस से हो जाता है सिटिंग यानी जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक ली है जो कि आर्टिकल नंबर 108 में है। ट्र से है ट्रेड एंड कॉमर्स लिए हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, और एल से है लिस्ट यानी कि जॉइंट जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है, जो समवर्ती सूची है, वो हमने यहाँ से लिया है। ठीक है। जापानी, अब ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, यानी कि किसी की जो राइट टू लाइफ है वो पर्सनल लिबर्टी, उसको हम नहीं ले सकते हैं एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ। तो वहाँ पे लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पे जो मेनका गांधी केस था, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ नहीं, यानी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ का मतलब होता है कि कोई लॉ को तभी माना जाएगा जब वो लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा और प्रेसिडेंट की उसको एसेंट मिलेगी, सहमति मिलेगी। अगर कोई इस तरह से लॉ बनता है तो वो आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ मिला हुआ है उसको छीन सकता है। लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ तो हम चेक करेंगे ही कि आपने वो प्रोसीजर को फॉलो किया है कि नहीं, प्लस साथ ही साथ हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी चेक करेंगे कि आपके उस लॉ को लाने के पीछे के इंटेंशंस क्या हो सकता है। कानून तो आप लोगों ने मिल बांट के बना दिया सभी लोगों ने, लेकिन वो कानून सबके लिए सही ना हो, लोगों के लिए, जनता के लिए सही ना हो, तो वो है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो कॉन्सेप्ट चलता है वो यूएस में चलता है। ठीक है। एक और केस है, ध्यान रखना, एंड दैट इज़ ए.के. गोपालन केस, जो कि एसोसिएटेड है। ए.के. गोपालन केस किससे एसोसिएटेड है? ये भी आपका आर्टिकल नंबर 21 से एसोसिएटेड है, अनुच्छेद नंबर 21 से। ठीक, तो यहाँ पे चीज़ क्लियर है। फ्रेंच से, फ्रेंच बेचारा बीच में दब गया ये। फ्रेंच से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वलिटी मतलब समानता, और फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व या फिर भाईचारा। अब अगला ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर गिवन इन दी प्रियम्बल। इसको जरा आप हटा देंगे। ठीक है। अच्छा ये भी, अरे यार ऑप्शन तो मैंने चेंज ही नहीं किए इसमें, दो क्वेश्चन आ गए। चलो दो क्वेश्चन हम डील करेंगे। जो हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में शुष्क सेल एक बाहरी डैश कंटेनर से बना होता है। जो ड्राई सेल होता है ना, वो जिंक के कंटेनर से बना होता है। बस अभी के लिए इतनी चीज़ याद हो गई आपको। और इसमें ये देख लो, ठीक है, कभी कभी होता है ना कि जैसे किसी की 6 उंगलियां होती हैं, एक एक्स्ट्रा उंगली मिल जाती है किसी को, है ना, और फिर वो कौन लोग हैं आपको पता है। ठीक है, तो वैसे ही एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। तो इसका आंसर नहीं, जो ड्राई सेल होता है उसका जो आउटर जिंक कंटेनर है वो एनोड के रूप में काम करता है, वो एनोड के तौर पे वो काम करता है। ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि लिबर्टी, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा बिकॉज यहाँ पे ये क्वेश्चन था लिबर्टी वाला, तो इसलिए लिबर्टी कितने तरह की दी हुई है प्रियम्बल में, तो हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल को। प्रियम्बल हमने लिया कहाँ से? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इस कॉन्सेप्ट को उठाया हमने प्रियम्बल का। ठीक है। प्रियम्बल सबसे पहले किस देश ने रखा था? यूएस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था, अमेरिका ने। हमारे देश का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, एक्चुअल में इसकी जो हम ओरिजिन से उसको ट्रेस बैक कर सकते हैं फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वहाँ से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा था। और इसको एक्सेप्ट कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसको एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के द्वारा। क्लियर इतनी चीज़? ठीक है। अब प्रियम्बल जो है हमने जो यूएस से लिया वो हमारा कुछ इस तरह से है, सॉवरेन सोशलिस्ट, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी ये जो चीज़ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को बताती है कि हमारे संविधान का नेचर क्या है। ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के उद्देश्यों को बताते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और ये हमारा लिखा हुआ है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि हमने अपने संविधान को कब एडॉप्ट किया था। बिकॉज इसमें 3 इसमें प्रियम्बल के कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक तो नेचर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, और डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको पता है 26 नवंबर 1949, जिसको हम संविधान दिवस, ना कि संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस जो है 1949 26 नवंबर को, और 26 जनवरी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था, लागू किया था, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रिपब्लिक, इसका मतलब ये होता है कि
उस देश का जो हेड है, जो मुखिया है, वो इलेक्टेड है, ना कि नॉमिनेटेड। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, वो हेड है। यूएस में भी प्रेसिडेंट हेड होता है, लेकिन उनका डायरेक्टली इलेक्टेड है, हमारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, पता है ना आपको। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि इलेक्टेड है। रिपब्लिक हम ना होते अगर हेरिडिटरी होता। पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद के फैमिली वाले बनते रहते, ऐसे बनते रहते, तो उसको हम हेरिडिटरी बोलते। जैसे कि यूके में चलता है, ब्रिटेन में चलता है, जहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे आपको पता है क्वीन और किंग वाला सिस्टम होता है। जैसे अभी किंग चार्ल्स दी थर्ड है वहाँ पे, तो उनके बेटे इस तरह से होता है, ठीक है। इंडिया में नहीं है, तो इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। सॉवरेन का मतलब होता है हम अपने डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी हम ये देख लेते हैं जस्टिस कितने तरह की, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी कितने तरह की। तो जस्टिस, पहली बात तो इसको हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर यूएसएसआर से इसको हमने लिया है, जो पहले सोवियत यूनियन होता था ना, रशिया। कितने तरह की जस्टिस हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय दिए हुए हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये हमने कहाँ से लिया? अभी मैंने आपको बताया फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुए थे। लिबर्टी 5 तरह की है: थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व, यानी कि इक्वालिटी आपकी 2 तरह की है, लिबर्टी 5 तरह की, जस्टिस 3 तरह का और फ्रेटर्निटी सिर्फ 1 तरह का, और वो सिर्फ फ्रेटर्निटी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिबर्टी कितने तरह की हो जाएगी आपकी? 5 तरह की। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 16th। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इन इंडिया इज द लैंड लॉक्ड पोर्ट एंड ऑल्सो वेल प्रोटेक्टेड? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमि से घिरा बंदरगाह है और अच्छी तरह से संरक्षित भी है? 25 जून, हाँ ठीक है। चलो भाई, तो क्या सही आंसर होगा? अब हमारे पोर्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बंदरगाह हमारे 2 तरह के हैं, एक तो है मेजर पोर्ट यानी कि मुख्य बंदरगाह, और दूसरे हैं हमारे माइनर पोर्ट यानी कि लघु बंदरगाह। माइनर कितने हैं? 200 हैं एसएससी के हिसाब से, और मेजर कितने हैं? 13 हैं, 13 हैं। वो 13 कौन कौन से और उनकी क्या क्या खासियतें हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला है कांडला, जिसको कि हम दीन दयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं, दीन दयाल पोर्ट के नाम से। देन मुंबई, महाराष्ट्र में आएंगे तो 2 पोर्ट हैं, मुंबई और जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इसका फुल फॉर्म है, और इसको हम नावा शेवा के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ये, ठीक। मुर्मुगांव जो पोर्ट ट्रस्ट है ये गोवा में सिचुएटेड है आपका, और गोवा की जो एक नदी है जुआरी नदी, गोवा में 2 नदियाँ हैं, मंडोवी और जुआरी, ठीक है। मांडो करके हमने गोवा में फेस्टिवल भी पढ़ा था, मांडो, शिगमो, जागो, है ना, तो ये सब फेस्टिवल पढ़े थे। तो मांडो एक मांडवी नदी है, और एक जुआरी। तो जुआरी की जो ईस्चोरी है, जो ज्वारबद्ध उन्मुख है, वहाँ पे सिचुएटेड है। कर्नाटक में मंगलुरु है, केरल में कोच्चि है। कोच्चि को बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर की रानी। ये अरेबियन सी है आपका इस साइड में, तो ये अरेबियन सी की इसको हम क्वीन के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में आएंगे, तमिलनाडु में टोटल 3 मेजर पोर्ट हैं, टूटिकोण, चेन्नई और एन्नोर। एन्नोर को कामराजर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज़ दी ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेटाइज का मतलब ये होता है कॉर्पोरेट्स के हाथों में है जितने। अच्छा, मेजर माइनर पता है हम किस लिए बोलते हैं? क्योंकि मेजर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, माइनर स्टेट गवर्नमेंट के। ये जो एन्नोर पोर्ट है ये प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, और मेजर पोर्ट है, मतलब मेजर शेयर होल्डिंग प्राइवेट्स की है इसमें। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एंड इट इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट, यानी सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह है ये आपका। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, एंड कोलकाता पोर्ट ये इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है, सबसे प्राचीन बंदरगाह है भारत का। और इसी के बगल में आपको देखने को मिलेगा हल्दिया पोर्ट, लिख क्यों नहीं रहा ये, ठीक है, हल्दिया पोर्ट। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये आपका है एक टाइडल पोर्ट, यानी टाइड्स की वजह से इसमें वाटर लेवल अप डाउन होता है, और ये होता है आपका मेजर एक रिवराइन पोर्ट। ये आपकी जो ये हुगली रिवर है जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, इस पे सिचुएटेड है। और आप याद करिए, हमने पढ़ा था कि गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम ही हमारा नेशनल वाटरवे 1, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। नेशनल वाटरवे 2 किस में है? भारतीय जलमार्ग 2। और कोलकाता पर जो ओल्डेस्ट पोर्ट है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1870 में इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको सेटअप किया था। इनको हम जानते हैं डायमंड हार्बर के नाम से भी, डायमंड
हार्बर के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। और कार्गो हैंडलिंग के मामले में पारादीप अभी फर्स्ट पे चल रहा है। इसने जो गुजरात का कांडला पोर्ट है, जिसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, उसको पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट, इट इज़ दी विशाखापट्टनम पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड स्टेट विद 3 मेजर पोर्ट कौन सा है हमारा, स्टेट विद 3 मेजर पोर्ट है तमिलनाडु, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। आगे बढ़ते हैं अभी, और अगला है ये, हाउ मेनी स्टोरेज आर प्रेजेंट, स्टोरी नहीं होगा, स्टोरेज होगा, ठीक है, स्टोरेज। बिल्कुल सही सभी ने बताया। नेशनल वाटरवे जो 2 है, ये है आपका ब्रह्मपुत्रा पे सिचुएटेड, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, जिसको कि हम धुबरी सादिया ब्रिज उसके वाटरवे के नाम से भी जानते हैं। धुबरी से ही, असम के धुबरी से ही साउथवर्ड टर्न मारती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। कमेंट में आप ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज लिख दीजिए ज़रा, सहायक नदियाँ, और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है वो भी आप लिख दीजिए कमेंट में। कितने स्टोरेज हैं, यानी कितने कहानियाँ नहीं होंगी और कितने माले, ठीक है, कितने माले हैं, ठीक है। स्टोरी आप समझते हो ना, 1 माला 2 माला, कितने खंड है, तो ये टोटल 5 स्टोरेज हैं। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, आई होप सभी को पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी का ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था। मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत में हमारी कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी, उसको हमने कैसे याद किया था कि सख्त सा लौंडा, ठीक है, सख्त सा लौंडा, इस तरह से हमने याद किया था। स्लेव डायनेस्टी, जिसको कि हम मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, और इसीलिए जो इन लोगों ने आर्किटेक्चर बनवाया उसको हम मामलुक आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं, मामलुक आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। ये सब जो दिल्ली सल्तनत वाले थे, ये टर्किश ओरिजिन के थे। टर्किश का मतलब टर्की नहीं, तुर्कमेनिस्तान होता है। और देन उसके बाद खिलजी आए थे, जिनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनका रूल रहा था 1206 से लेकर 1290 तक। देन खिलजी का स्टार्ट होता है 1290 से लेकर 1320 तक चलता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो अपने मार्केट रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। हमने पढ़ा था ना मार्केट रिफॉर्म उसके क्या क्या थे। एक तो सराई आदिल का कपड़ा की मार्केट थी, क्लॉथ मार्केट थी। सहनाए मंडी उसने ऑफिसर अपॉइंट करके रखा था। मुनैया क्या थे, सीक्रेट स्पाइस थे जो उसने अपॉइंट करके रखे थे। मलिक काफूर उसका मिलिट्री कमांडर था, और वो बनने से पहले वो पहले कुछ और भी डिपार्टमेंट संभाल चुका था जो हमारा खिलजी है, ठीक है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो 1296 से लेके 1316 तक रहा था आपका वो, ठीक है, 1316 तक। देन उसके बाद आता है उसका मलिक काफूर जो मिलिट्री कमांडर होता है। उसने खिलजी के बेटे को थ्रोन पे बैठाया, लेकिन खिलजी की पहले हत्या की जाती है, देन खिलजी की बेटे की है। देन आ जाता है कौन, हमारा घियासुद्दीन तुगलक, जिसको उलुग खान के नाम से जानते हैं। तुगलक अभी हमने नहीं पढ़ा ना, हम भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मामलुक का आर्किटेक्चर किसने दिया, स्लेव डायनेस्टी ने दिया। ये क्या है, ये तुगलक्स हैं, ये हैं सैयद डायनेस्टी, और ये है लोदी डायनेस्टी। किसने ये बोला था कि जो सैयद डायनेस्टी वाले हैं, अपनी किताब में ये लिखा था ये प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट हैं। किसने बोला था हमको बता चुका हूँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 4 साल तक रूल रहता है इसका। इसको स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे जितने भी आए वो सब स्लेव ही थे, मेजर रूलर। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था, एक स्लेव था। मोहम्मद गौरी के कई सारे गुलाम थे, जैसे जलालुद्दीन खिलजी जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को, वो भी उसी का एक स्लेव था। यालदूज हो गया, कुबाचा हो गया, वो भी उसके स्लेव थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया, और उसने नहीं कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया, लेकिन कंप्लीट किसने करवाया, कंप्लीट करवाया था इसको इसके दामाद और इसके गुलाम, और इसका जो सक्सेसर था दैट वाज इल्तुतमिश, ठीक है। क्या वो उसका लवर था, कौन? सिजदा पैपोस कहाँ से आ गया भैया यहाँ पे हैं? सिजदा पैपोस बलबन में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो कंप्लीट किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। और इसको किसकी याद में बनाया गया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था। इसी के पास में ही यहीं पे ये आप देख पा रहे हैं कुव्वतुल इस्लाम, इसको भी इसी ने बनवाया था। और ये लिखा हुआ यहाँ पे कि टोटल 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़ के जो मलबा मिला था उससे मस्जिद को बनवाया गया, कुव्वतुल इस्लाम को। ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे है ये दिल्ली में नहीं है, ये अजमेर में है। ये तो इतना आई होप सभी को पता होगा ना, कुतुब मीनार, और ये जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, और ये है पास में कुव्वतुल इस्लाम। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है अलाई दरवाज़ा,
इस कुतुब मीनार के लिए एक एंट्रेंस है ये, अलाई दरवाज़ा, इसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। बहुत ही कमी चीज़ें उसने बनवाई थी जिसमें कि एक ये भी थी, अलाई दरवाज़ा थी। क्लियर। और इसका जो एकदम ऊपर वाला माला है, जो वाइट वाला, ये टूट गया था किससे? बिजली की वजह से, जिसको कि अगेन फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसने? FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था, जो ऊपर वाला माला। और इसमें 5 स्टोरेज हैं और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट रफली 73 मीटर्स है। ठीक है, 73 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ हिंदू टेम्पल्स? निम्नलिखित में से कौन हिंदू मंदिरों की बुनियादी विशेषता नहीं है? और एक चीज़, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई थी? सो दैट हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आगे ना पढ़ना पड़े, सिर्फ हम रिवाइज करें। फिर हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे और देन बलबन के बारे में। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, वैसे तो इल्तुतमिश के बारे में और बलबन के बारे में काफ़ी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोड़े से गिर गया था, पोलो खेल रहा था। पोलो जो घोड़े में बैठ के खेला जाता है। नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ हिंदू टेम्पल्स क्या नहीं है? गर्भगृह, विमान, मंडप या फिर 4 बाग? तो गर्भगृह हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम सैंक्टम सैंक्टोरम के नाम से जानते हैं, जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है, एकदम सबसे अंदर होता है, ये सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं। विमान क्या होता है? ये हमें साउथ इंडिया के टेम्पल्स में दिखता है। साउथ इंडिया के टेम्पल्स किस टेम्पल आर्किटेक्चर में बने होते हैं? ये बने होते हैं द्रविड़ शैली में, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। ठीक है, कुछ इस तरह से, ऐसे करके, है ना, मतलब ऐसे ऐसे करके बने होते हैं। लेकिन जो नगर स्टाइल में जो टेम्पल होते हैं, ठीक है, जो नगर स्टाइल में टेम्पल होते हैं वो किस तरह से बने होते हैं? कर्वी लीनियर, जिसको रेखागढ़ी स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, कर्वी लीनियर होते हैं, जहाँ भगवान रखे जाते हैं, गर्भगृह बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम। और जो पिलर्ड हॉल होता है, जहाँ पे घंटे वंटे लगे होते हैं, उसको बोलते हैं मंडप, पिलर्ड हॉल। 4 बाग जो है ये नहीं है। मैंने आपको वो जो बताया था वो पंचायतन शैली थी। पंचायतन शैली क्या है? जो आपको यूजुअली नगर शैली में देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक तो जो मुख्य भगवान होंगे, उनका जिनका मंदिर है वो यहाँ पे स्थापित होंगे, प्लस इन 4 कोनों में 4 भगवान होंगे, तो 5 भगवान। तो पंचायतन शैली कहाँ पे? पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये भी आपको जो नॉर्थ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर है, नगर स्टाइल जिसको बोलते हैं, वहाँ देखने को मिलेगा। कमेंट में बताना है आपको कि इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, जो हमें सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है, जिस स्टाइल में हमारे पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बने हुए हैं, आईहोल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बने हुए हैं, प्लस जो कैलाश टेम्पल है एट दी एलोरा, ये सब उसी स्टाइल में बने हुए हैं। वो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको बताना है। और उसको हम किस नाम से जानते हैं? द्रविड़ को किसने इंट्रोड्यूस किया था स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को? पल्लवाज ने इंट्रोड्यूस किया था, जिनके फाउंडर कौन थे? सिम्हा विष्णु थे। इन्होंने कैलाश नाथम टेम्पल बनवाया था और शोर टेम्पल्स बनवाए थे महाबलीपुरम में, जिसको कि बनवाया था नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने। नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने पुलाकेशिन द्वितीय को हरा के वातापी कोंडा का टाइटल लिया था। ये जो आप देख पा रहे हैं 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। 4 बाग निकल रहे हैं इस तरह से, 4 बाग निकल रहे हैं, 1 2 3 4। इसको मुगल्स ने डेवलप किया था, मुगल्स ने। इसी पे ही ऐसा ही बिल्कुल आपका जो ये हुमायूं का जो मकबरा बना हुआ है दिल्ली में, जो कोई यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हुमायूंस टूम्ब, या फिर आगरा का ताजमहल, वो सिर्फ सब 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ही बने हुए हैं। अगर आप कभी गए हो या फिर अगर कभी जाएंगे तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। इस तरह से या तो रिवर फ्लो हो रही होगी या फिर इस तरह से ये पाथवे होगा, और इसको हम प्रदक्षिणा पथ नहीं बोलते हैं। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ स्तूपा में होता है। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, यहाँ पे 4 बाग निकलते हैं, जिसको कि मुगल्स ने डेवलप किया था, ये ध्यान रखना है। एंड जिसकी मैं बात कर रहा था दैट इज़ वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि एक तरह का मिक्सचर है। ठीक है, वो क्या है आपका? वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जिसको कि इंट्रोड्यूस किया था चालुक्यास ने। ठीक है, पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल एंड आईहोल ग्रुप ऑफ टेम्पल, जो कि कहाँ पे हैं? कर्नाटका में है ना। पट्टाडक्कल में ही हमारा विरूपाक्ष टेम्पल आता है, जो कि क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था। और विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में किसने बनवाया था? लक्कन दंडेश्वर ने बनवाया था। पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में हमारे और भी टेम्पल आते हैं, जैसे लडखान टेम्पल आ गया, रावण फाड़ी केव्स हो गई, वो सब इसी में आती हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गवर्नर्स एमोल्यूमेंट्स आर डिसाइडेड बाई। जो हमारा राज्यपाल होते हैं उनका वेतन का निर्धारण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट। तो गवर्नर राज्यपाल की बात करें तो इनके आर्टिकल नंबर 153 से लेके, जैसे 52 से लेके 62 के बीच में प्रेसिडेंट के बारे में है, राष्ट्रपति, वैसे 153 से 162 के बीच में है गवर्नर। तो पहला वाला 153 बोलेगा देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ इन ईच स्टेट। 154 बोलेगा कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की,
जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो इसके हाथ में होगी, प्रेसिडेंट की। जिस तरह आर्टिकल 53 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर की प्रेसिडेंट के हाथ में होगी, ठीक है। और देन 155 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है राज्यपाल की? ये करता है प्रेसिडेंट। और ये हमने कहाँ से लिया है कि प्रेसिडेंट करेगा स्टेट में? ये हमने अपॉइंटमेंट वाला लिया है कहाँ से? कनाडा से। लेकिन ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ लिया है? ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। देन 156 किसकी बात करता है? टर्म ऑफ ऑफिस की बात करता है। किसका टर्म कितना होगा, कार्यकाल? तो कितना होता है? 5 साल का होता है। एंड ही सर्व्स अंटिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और मैंने आपको बताया था प्लेजर ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? जहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑफिस का रिमूवल का प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है। 157 बात करता है इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन वही है, सिटीजन होना चाहिए और 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। उस तरह से इसमें नहीं है कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ नहीं है। भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी, ठीक है। 158 में लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। कंडीशन ऑफ ऑफिस लिखी हुई है। अब ये कंडीशन ऑफ ऑफिस के तहत ही ये लिखा हुआ है कि इसके वेतन का निर्धारण पार्लियामेंट करेगा। और इसी में ही लिखा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई गवर्नर, एक गवर्नर जो मल्टीपल स्टेट का गवर्नर के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी कि वो कॉमन गवर्नर है मल्टीपल स्टेट का, मान लेते हैं 2 राज्यों का। पहली बात तो ये पॉसिबिलिटी किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से ऐड करी गई। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रोविजन नहीं था कि कोई भी गवर्नर मल्टीपल स्टेट के गवर्नर हो सकता है। इसको हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956 1956, जिससे कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 7 को रिपील किया था, ख़त्म किया था। उसी से ही हमने इसको ऐड किया कि एक गवर्नर कॉमन स्टेट का गवर्नर हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा। उसी तो ये चीज़ ऐड करी। अब ये 158 में लिखा हुआ है कि इनको कितना एमोल्यूमेंट मिलेगा। मतलब जैसे मान लो, ये मान लेते हैं पंजाब है, ठीक, ये है हरियाणा। अब ये है गवर्नर, मान लो इसकी सैलरी 1 लाख है, तो कौन कितना सैलरी देगा? 50-50 देंगे या फिर 60-40 देंगे, 70-30 देंगे? कितना सैलरी, वो चीज़ प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। ध्यान रखना, वो चीज़ प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है कि कौन सा स्टेट कितना अलाउंस देगा गवर्नर को। गवर्नर हो गए, स्टेट हाई कोर्ट के जज हो गए, इनकी सैलरी जो निकलती वो, चलो छोड़ो इसको अभी, ठीक है। तो ये चीज़ अभी क्लियर होनी चाहिए। 7th अमेंडमेंट 1956, ठीक। आगे बढ़ें, पढ़ जाएं, डरोगे तो नहीं। 159 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 159 में इसकी ओथ लिखी हुई, शपथ। कौन दिलाता होगा इसको शपथ? गेस करो जरा तुम। लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू राबाटक इंस्क्रिप्शन द थर्ड रूलर ऑफ द कुशान डायनेस्टी वॉज। तो जो राबाटक इंस्क्रिप्शन है ये हमें मिला था अफगानिस्तान में, वहाँ पे ये मिला। और वहाँ से हमें पता चला कि यार ये थर्ड रूलर कुशान डायनेस्टी का था कनिष्क। वही कनिष्क जिसने कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को होस्ट किया था, जिसमें हीनयान और महायान 2 सेक्ट में बुद्धिज़्म डिवाइड हो गया था। वही कनिष्क हैं जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे अपने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में। वही कनिष्क जिन्होंने शक संवत की शुरुआत करी थी 78 AD में। कुजुल कटफीसेस कौन थे, या फिर कटफीसेस 1B के नाम से भी जानते हैं, ये फाउंडर थे कुशान डायनेस्टी के। सबसे पहले किसने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया था? सबसे पहला, एकदम फर्स्ट गोल्ड कॉइन, और सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? इनको अगर ओथ की बात करें, शपथ, तो वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दिलाते हैं इनको ये शपथ, ओथ। क्लियर। और यहाँ पे अगर मैंने क्या पूछा था आपसे, खुद ही भूल गया। हाँ, भूला नहीं हूँ मैं, याद आ रहा है मुझे कुछ। क्या पूछा था यार मैंने, क्या पूछा था? चलो अभी तब तक ये ज़रा बताओ कि जो अहोल पिलर इंस्क्रिप्शन है और जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसने कंपोज किए थे? प्रयाग प्रशस्ति, हाँ, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंडो ग्रीक्स ने। इंडो ग्रीक बोलते ही मियांडर दिमाग में आना चाहिए, मिलिंद पन्हो आनी चाहिए, नागसेन याद आना चाहिए। और हमें सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किए थे? गुप्ता, चंद्रगुप्त। फाउंडर कौन था? श्रीगुप्त थे। पहले प्रोमिनेंट रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त द फर्स्ट थे, जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। महाराजा धीराज का टाइटल मौखरी डायनेस्टी के रूलर ईशान वर्मन जो फाउंडर थे उन्होंने भी लिया था, ठीक है। ग्रहवर्मन ने शादी करी थी, किसके साथ शादी करी थी? जो हमारे क्या नाम था उनका, जो राज्यवर्धन की बेटी थी, हर्षवर्धन की बहन थी, राजश्री, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। और चंद्रगुप्त सेकंड ने टाइटल लिया था विक्रमादित्य, जिनके कोर्ट में नवरत्न थे और कालिदास उनमें से एक थे, ठीक है। अहोल पिलर इंस्क्रिप्शन किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है पुलाकेसिन सेकंड से। और प्रयाग प्रशस्ति आप जानते हैं, इसको किसने कंपोज किया था? इसको कंपोज किया था रविकृति ने।
और जो प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त, जिनको कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने बोला था, वी ए स्मिथ ने बोला था। कविराज का टाइटल था, सर्वराज औचित्य का टाइटल था, कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं। और प्रयाग प्रशस्ति जो है ये है हरिसेन। हरिसेन के बारे में एक और फैक्ट है पता है, जो भी मैंने आपको नहीं बताया, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे जब कोई क्वेश्चन लूँगा तो वहाँ बताऊँगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा शॉर्ट करंट अफेयर का शॉर्ट देखते हैं, ठीक है। और 2 क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं करंट अफेयर्स के। हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ लगे हाथ बताएंगे बास्केटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो अल्लू अर्जुन, आधव अर्जुन, माधव अर्जुन या फिर मेरे करण अर्जुन, कौन? तो आधव अर्जुन सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्लेयर्स की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोगों ने 5 बास्केट रखी, 5 बास्केट लाए, उसमें 6 वॉलीज डाली। 7 दिन हैंड और नेट का यूज़ नहीं करना है हमने, क्योंकि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमें बेस मिलेगा, ठीक है। तो 9 इस तरह से याद करना है, ठीक है। तो 5 बास्केटबॉल, 6 वॉलीबॉल, 7 हैंडबॉल और नेटबॉल और 9 बेसबॉल, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आधा वर्जन इसका सही आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म एट एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2020। अब ये मत समझना कि ये बहुत पुराना, ये 2023 का ही न्यूज़ है, ये 2023 का, ठीक है। बिल्कुल सही है सभी का। 11 प्लेयर्स नहीं होंगे भाई रूबी जी 11 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट में, फुटबॉल क्रिकेट में और हॉकी में और फुटबॉल में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बास्केटबॉल में 5 होते हैं। एंड 2020 का जो मिला है ये किसको मिला है, गिद्ध द स्कैवेंजर। गिद्ध होता है ना, जो चील जो होता है, ईगल दी स्कैवेंजर मतलब जो साफ़ सफाई करता है। जैसे हमारे बैक्टीरिया लोग भी स्कैवेंजर होते हैं, याद करो DFC, डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस लोग क्या करते हैं, डेट्रीवोरस लोग जिसमें कि हमारे अर्थवॉर्म भी आता है ना, केचुआ। ये सब लोग, पहले केचुआ क्या करता है, बड़े बड़े उसको जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको छोटे छोटे में तोड़ता है, फिर अपन बैक्टीरिया लोग आते हैं उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। ह्यूमस क्या होता है, डार्क कलर एमॉर्फस सॉलिड होता है, जो कि ऑर्गेनिक मटीरियल होता है, जिस भी सॉयल में होता है वो बड़ी अच्छी बना देता है उस सॉयल को, ठीक है। तो वो स्कैवेंजर वही होते हैं जो मतलब साफ़ सफाई करने का काम करते हैं। तो जो गिद्ध लोग होते हैं वही तो करते हैं, जैसे कोई जानवर मर गया तो उसको पूरा खा डालते हैं, जो छोटा छोटा बच जाता है तो बैक्टीरिया लोग उस पर काम करते हैं फिर। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, गिद्ध द स्कैवेंजर। और हमारा आज का लेक्चर होता है यहाँ पे ख़त्म। इस पूरे लेक्चर की जो PPT की PDF है आपको परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्लस अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको मिल जाएंगे। डेमो पड़ा हुआ है परमार SSC टेलीग्राम में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। मुझे आप ये समझ लो कि मुझे कहीं पे 10 बजे तुरंत पहुँचना था, लेकिन अभी मैं आधे घंटे लेट हूँ, तो इस वजह से आज मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा क्लास के एंड में। बातें हम लोग कल रखेंगे, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली 10 AM पे ही कल लेक्चर रहेगा, जैसे कि हमारा यूजुअल रहता है। और अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपसे पहले ही कम्युनिकेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो इसी ऐसे बोलता हूँ कि प्लीज़ टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट। और क्वेरी नंबर ये चेंज हो गया है, मतलब काफ़ी लोगों के पास जो 2-3 महीने पहले मैंने दिया था वो नंबर है, ठीक है। तो ये वाला नंबर है, क्वेरी नंबर, कुछ भी होता है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। आज सफ़र सेशन हुआ था ऋतु जी, और काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो गई, होनी भी लाजमी थी, क्योंकि मैंने अब सफ़र सेशन को प्राइवेट टेलीग्राम पे शिफ्ट कर दिया है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था पिछले वाले सेशन में, बट पता नहीं क्या हुआ। मैंने तो पूरा मेडिटेशन किया पूरे टाइम और मुझे लगा म्यूज़िक भी सब बज रहा था, लेकिन पता नहीं फिर कुछ स्टूडेंट का डाउट आया कि सर कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कुछ भी ज़रा से भी वॉइस नहीं आई। तो मैं उसको देख लूँगा क्या इशू है, लेकिन अब से टेलीग्राम पे ही रहा करेगा वो सेशन, ठीक है, लाइव। सर स्टडी के लिए आईपैड सही है क्या बजरंग लाल? हाँ सही है, मतलब देख लो आप, स्टूडेंट ID लगा के वो सस्ता मिल जाता है आजकल, ऑफ़र भी शायद चल रहा होगा, लेना तो स्टूडेंट ID लगा के लेना उसको, है ना, काफ़ी सस्ता मिल जाता है और ठीक रहता है। मतलब जैसे आपको नोट्स वगैरह बनाने में अच्छा रहता है, एंड जैसे कि कुछ PDF पढ़ना है तो सही रहता है, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, मुझे अब निकलना होगा जल्दी से, ठीक है। आज बेटा हम रोज़ मूड में रहते हैं, राजपुरोहित, है ना। चलो भाई, थैंक यू सभी को। ये सर 10 AM ये क्या डाउट निकल गया, एक सेकेंड रुक जाओ। अरुंधति ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को बुकर प्राइज़ मिला था 1997 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 1997 में मिला था इनको बुकर प्राइज़, 1997 में, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा शायद ठीक है, तब इनको बुकर प्राइज़ मिला था। थैंक यू टू एवरीवन। और अभी 2024 में, इसी साल इनको, अभी रिसेंट का न्यूज़ है, मैंने बताया भी होगा, पेन पिंटर प्राइज़।
पेन पिंटर प्राइस, लेकिन वो 2024 का रिसेंट का, तो वो 2025 के सीजन में पूछा जाएगा। ठीक है विनी, थैंक यू टू एवरीवन, धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं। बाकी टेलीग्राम को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं बता देता हूँ। तो वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली 10 AM पे ही कल से क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू।